इसमें सबसे पहले परिभाषा है त्वचा के व्युत्पन्न की। तो सिंपल से डेफिनेशन है, त्वचा में उपस्थित विशेष संरचनाओं को त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। त्वचा के अंदर जो विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, उन विशेष प्रकार की संरचनाओं को त्वचा के व्युत्पन्न बोला जाता है। त्वचा के व्युत्पन्न प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप रॉम होता है, सेकंड टाइप त्वक ग्रंथियां होती है। रॉम त्वचा पर पाई जाने वाली बाल के समान संरचना होती है, जबकि त्वक ग्रंथियां अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं जो त्वचा में पाई जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है तेल ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि, मूलाधार ग्रंथि, मेवोसियस ग्रंथि। अनेक प्रकार की जो ग्रंथियां त्वचा में पाई जाएगी वो त्वक ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। तो त्वचा के व्युत्पन्न में सबसे पहला हम रॉम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट, रॉम का निर्माण त्वचा के अधिचर्म के मैलपीगी या अंकुरण स्तर से होता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि त्वचा के अधिचर्म में 5 स्तर मिलते हैं, उनमें से एक स्तर है मैलपीगी या अंकुरण स्तर। तो मैलपीगी या अंकुरण स्तर से रॉम का निर्माण होगा। और रॉम की संरचना को हम 5 प्रमुख भागों के अंदर बांट सकते हैं। रॉम का निर्माण 5 प्रमुख भागों के द्वारा किया जाता है। पहला भाग इसका रॉम पटक कहलाएगा, दूसरा भाग रॉम की जड़ कहलाता है, तीसरा भाग रॉम पैपिला कहलाता है, चौथा भाग रॉम कांड कहलाता है, जो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला उपत्वचा, दूसरा बलकुट, तीसरा मध्यांश, और 5वां भाग इसका एरेक्टर पिलाई पेशिया कहलाता है। ये 5 भाग आपस में मिलकर रॉम संरचना का निर्माण करते हैं। इन सब 5 भागों के द्वारा आपस में मिलकर रॉम का निर्माण किया जाता है। सबसे पहला भाग है इसका रॉम पुटक। तो रॉम पुटक रॉम का आधारीय थैली के समान भाग होता है जो चर्म में धसा रहता है। जैसे रॉम स्ट्रक्चर है, इस रॉम का आधारीय थैली के समान भाग जो चर्म स्तर के अंदर धसा हुआ रहेगा, उस भाग को रॉम पुटक कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे रॉम पुटक के नाम से जाना जाता है। रॉम का आधारीय थैली के समान भाग जो चर्म में धसा रहता है रॉम पुटक कहलाता है। सेकंड, रॉम पुटक की भित्ति का निर्माण 2 प्रकार के स्तरों से होता है। इसके पहले स्तर को चर्म का तंतुमय बाहरी स्तर कहते हैं। यानी इसकी जो ये भित्ति है, ये भित्ति जो हमें दिखाई दे रही है, इस भित्ति का निर्माण 2 स्तरों से होगा। बाहर वाला जो स्तर मिलेगा, इसका बाहर वाला जो स्तर होगा वो चर्म का तंतुमय बाहरी स्तर होता है। यानी बाहरी स्तर का निर्माण इसमें चर्म के तंतुमय भाग द्वारा किया जाता है, जबकि इसका जो आंतरिक स्तर होगा, इसमें जो आंतरिक स्तर पाया जाता है, उस आंतरिक स्तर का निर्माण अधिचर्म द्वारा किया जाता है। यह आंतरिक स्तर अधिचर्म के द्वारा निर्मित होता है और ये दोनों स्तर मिलकर इस स्तर का निर्माण करते हैं। रॉम पुटक में बाहर जो स्तर दिखाई दे रहा है वो 2 स्तरों से बना हुआ है। बाहरी स्तर इसका बनाया गया है चर्म से, चर्म के तंतुमय भाग द्वारा, तंतुमय स्तर द्वारा। अंदर वाला इसका स्तर बनाया गया है अधिचर्म से, अधिचर्म की कोशिकाओं से इसके आंतरिक स्तर का निर्माण होता है। फिर सेकंड संरचना है रॉम की जड़। रॉम पुटक के तल पर स्थित कोशिकाओं के विभाजन से निर्मित चर्म में धसी हुई संरचना रॉम की जड़ कहलाती है। ये रॉम पुटक है। इस रॉम पुटक के
तलीय भाग पर कोशिकाओं के विभाजन से इस तरह की संरचनाएं बनती है। इन संरचनाओं को रोम की जड़ कहा जाता है। यानी ऐसी स्ट्रक्चर है, रोम पटक का जो निचला हिस्सा होगा वहां पर उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन होगा, उससे जड़ के समान तंतुनुमा संरचनाएं बनती हैं जो चर्म भाग के अंदर धसी हुई रहती है। इन संरचनाओं को रोम की जड़ के नाम से जाना जाता है। तीसरा भाग होता है रोम की संरचना में रोम पैपिला। तो रोम पैपिला क्या है? रोम पटक के तल में उपस्थित गर्त में चर्म की रुधिर कोशिकाओं द्वारा निर्मित गुच्छा होता है। ये रोम पटक है, ये इसका तल है। तो इस तल के अंदर चर्म भाग की रुधिर कोशिकाओं से निर्मित एक गुच्छा पाया जाता है। ये चर्म की रुधिर कोशिकाएं हैं, ये पूरा हिस्सा यहां से यहां तक का चर्म का है। तो चर्म की रुधिर कोशिकाओं से निर्मित एक गुच्छा पाया जाता है और चर्म की रुधिर कोशिकाओं से निर्मित इस गुच्छे को रोम पैपिला कहा जाता है। चर्म की रुधिर कोशिकाओं से निर्मित जो गुच्छा होगा उसे रोम पैपिला के नाम से जाना जाता है। यह रोम पैपिला पोषक पदार्थों को जड़ में पहुंचाने में सहायक होती है। इन रोम पैपिलाओं के माध्यम से पोषक पदार्थ रोम की जड़ के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी रोम पैपिला पोषक पदार्थों को रोम की जड़ तक पहुंचाती है। पैपिला के ऊपर के जड़ का भाग फूलकर रोम बल्ब बनाता है। अब रोम पैपिला जो है, इसके ऊपर वाला जड़ का जो भाग है वो फूलकर एक बल्ब के समान स्ट्रक्चर बना लेता है और उस बल्ब के समान स्ट्रक्चर को रोम बल्ब के नाम से जाना जाता है। यानी पैपिला वाला हिस्सा, पैपिला के ऊपर जो जड़ का भाग है वो जड़ का भाग फूलकर रोम बल्ब के समान स्ट्रक्चर बनाएगा और इस बल्ब के समान स्ट्रक्चर को रोम पैपिला के नाम से रोम बल्ब के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये रोम की संरचना का तीसरा भाग है जिसे रोम पैपिला के नाम से जाना जाता है। इसके नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोम की संरचना में इसके फोर्थ पार्ट का नाम रोम कांड होता है। रोम कांड चर्म से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ रोम का भाग होता है। रोम कांड जो स्ट्रक्चर है ये चर्म वाली सतह से बाहर की तरफ निकला हुआ रोम का भाग होगा। जैसे चर्म वाला हिस्सा है, ये पूरा लेयर ये चर्म है, इस चर्म लेयर से बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा रोम कांड कहलाता है। ये बाहर की ओर ये चर्म वाला हिस्सा है, इस चर्म से बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा रोम कांड कहलाएगा। तो चर्म से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ रोम का भाग रोम कांड कहलाता है। और रोम कांड की कोशिकाओं के अंदर केराटिन पदार्थ का जमाव हो जाता है और केराटिन पदार्थ का जमाव होने के कारण इसकी कोशिकाएं निर्जीव होती है। यानी इसमें केराटिन पदार्थ जम गया इसकी कोशिकाओं में, तो केराटिन जमा होने के कारण रोम कांड की कोशिकाएं निर्जीव होंगी। रोम कांड की संरचना को भी हम आगे 3 भागों के अंदर या 3 स्तरों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये जो एक लेयर दिखाई दे रही है हमें, इस लेयर के अंदर भी 3 स्तर पाए जाते हैं। इस तरह के 3 स्तर इस लेयर के अंदर उपस्थित होंगे। रोम कांड के पहले स्तर या पहले भाग का नाम उपत्वचा या क्यूटिकल होता है, दूसरा भाग बलकुट या कॉर्टेक्स होता है, तीसरा भाग मध्यांश या मेडुला होता है।
उपत्वचा या क्यूटिकल रोम कांड का सबसे बाहरी स्तर है, ये सबसे बाहरी है, इसे हम उपत्वचा कहते हैं। रोम कांड के सबसे बाहरी स्तर को उपत्वचा कहा जाता है। यह स्तर बारीक होता है, एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है। बिल्कुल पतला स्तर एक कोशिकीय मोटा होगा, बारीक स्तर यह होगा, सबसे बाहरी स्तर होगा। और इसकी कोशिकाएं, उपत्वचा की कोशिकाएं शल्क रूपी होती है, शल्क के रूप में, स्केल्स के रूप में इसकी कोशिकाएं पाई जाती है। सेकंड भाग रोम कांड का बलकुट, यह बलकुट वाला, ये बीच वाला जो स्तर है इसे बलकुट कहा जाता है। बलकुट या कॉर्टेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। मध्य का स्तर है, अनेक स्तरों से बना हुआ है, यानी इस एक बलकुट के स्तर में भी बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं और यह मध्य का या बीच वाला स्तर होता है। बलकुट स्तर की कोशिकाओं के बीच बीच में रंगाकण, कलर पिगमेंट उपस्थित होते हैं जो बालों के रंग का निर्धारण करते हैं। यानी इस बलकुट स्तर की कोशिकाओं में कलर पिगमेंट या रंगाकण पाए जाएंगे। उन रंगाकणों के द्वारा बालों के रंग का निर्धारण किया जाता है। इन रंगाकणों की कमी होने पर या बलकुट की कोशिकाओं में हवा भरने पर बालों का रंग सफेद हो जाता है। बालों के रंग में जो चेंजेज आएंगे या तो रंगाकणों की कमी से आते हैं या फिर ये चेंजेज बलकुट की कोशिकाओं में हवा के बढ़ जाने से आते हैं। तो बालों का कलर चेंज होकर सफेद हो जाता है। तो सफेद होने का कारण है रंगाकणों में कमी होना या बलकुट की कोशिकाओं के अंदर हवा भर जाना। तीसरा रोम कांड का स्तर मध्यांश या मेडुला कहलाता है। यह रोम कांड का सबसे आंतरिक स्तर है, सबसे अंदर वाला स्तर है। इस स्तर को हम मध्यांश या मेडुला कहते हैं और यह सबसे आंतरिक स्तर होता है। बहुकोणीय कोशिकाओं से बना होगा, इस तरह की सेल से ये निर्मित होगा, बहुत सारी कॉर्नर वाली सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। इनकी इस स्तर की कोशिकाओं के द्वारा रोम के अक्ष का निर्माण किया जाता है। तो रोम का जो एक्सिस है उस एक्सिस का निर्माण करने का काम मध्यांश भाग की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। रोम का अक्ष मध्यांश भाग की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर रोम के अंदर पाई जाती है, रोम की संरचना का नेक्स्ट भाग है एरेक्टर पिलाई पेशियां। एरेक्टर पिलाई पेशियां सबसे फर्स्ट अरेखित तंतुओं से बनी होती है। एरेक्टर पिलाई पेशियों का निर्माण अरेखित प्रकार के तंतुओं से किया जाता है। बहुत सारे अरेखित तंतु मिलेंगे, उनसे इन एरेक्टर पिलाई पेशियों का निर्माण होगा। सेकंड, ये पेशियां रोम पुटक से निकलकर चर्म में लगी रहती है। रोम पुटक हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रोम पुटक वाली स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रोम पुटक। ये रोम पुटक है, इस भाग से निकलकर ये पेशियां चर्म के अंदर लगी रहेगी। तो इन पेशियों को जो रोम पुटक से निकलकर चर्म में लगी रहती है, इन पेशियों को एरेक्टर पिलाई पेशियां कहते हैं। ये पेशियां रोम पुटक से निकलकर चर्म भाग में लगी हुई पाई जाएगी तथा बालों की गति का संचालन करती है और इन पेशियों के द्वारा ही बालों की गति का संचालन किया जाता है। यानी बालों को गति करने में एरेक्टर पिलाई पेशियां सहायक होती है। इन पेशियों में संकुचन होने पर बाल खड़े हो जाते हैं। जब एरेक्टर पिलाई पेशियों के अंदर संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उस संकुचन के कारण या कॉन्ट्रैक्शन के कारण बालों में गति होगी और वो खड़े हो जाते हैं। इन पेशियों के चारों ओर तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। यानी जो एरेक्टर पिलाई पेशियां हैं, इनके चारों ओर बहुत सारे इस तरह से तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। इन पेशियों के चारों तरफ, हर पेशी के चारों तरफ अनेक तंत्रिका तंतु उपस्थित होंगे
और सर्दी लगने पर या ठंड लगने पर या भय होने पर, डर लगने पर बालों का खड़ा होना एरेक्टर पिलाई पेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को बहुत तेज कपकपी लगती है, सर्दी लगती है या भय डर लगता है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं। तो इस समय पर, सर्दी के टाइम पर या डर के टाइम पर बालों के खड़े होने की क्रिया एरेक्टर पिलाई पेशियों के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इन दोनों ही स्थितियों में बालों को खड़े करने की जो क्रिया है उसका नियंत्रण एरेक्टर पिलाई पेशियों के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमने रोम की संरचना के बारे में पढ़ा है कि रोम की संरचना के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। इसके पहले भाग का नाम रोम पुटक था, दूसरे भाग का नाम रोम की जड़ था, तीसरा भाग रोम पेपिला था, चौथा भाग रोम कांड है, पांचवा रोम के अंदर पाया जाने वाला भाग है एरेक्टर पिलाई पेशियां। तो ये सभी भाग आपस में मिलकर रोम संरचना का निर्माण करते हैं। इन सभी भागों के द्वारा आपस में मिलकर रोम का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर त्वक ग्रंथियों के बारे में स्टडी करेंगे, यानी त्वचा के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां मनुष्य के अंदर पाई जाती है, मनुष्य में त्वचा में कौन कौन सी ग्रंथियां मिलती है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे।